हाँ तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस YouTube चैनल में फिर से मैं स्वागत करता हूं और मैं आपको ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 1 वीडियो में दे चुका हूं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं ह्यूमन ब्रेन का, या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ना कह लीजिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो आप ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड, मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप चाहे कंपटीशन का स्टूडेंट्स है या कोर्स पढ़ने वाले या किसी भी चीज का स्टूडेंट्स है, आप यदि ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क से रिलेटेड यदि आप नॉलेज को लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आ गया हूं मैं फिर से आपको ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 2 वीडियो लेकर के। तो पार्ट 1 में आपको बता चुका था, वहां तक हमारा बात मिला था कि मनुष्य को सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है, ठीक है, मनुष्य का सबसे ज्यादा वसा वाला अंग कौन सा? ब्रेन है। ठीक है, कौन सा? ब्रेन। मनुष्य को एनर्जी सबसे ज्यादा आपको बताया थे वसा से मिलता है, और वस एनर्जी वाली बात यहां पर हुआ था। ठीक है, कि हमको सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है ब्रेन के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। मनुष्य जो होता है एक दिन में लगभग 70,000 थॉट जो होता है क्या करता है? सोचता है। 70,000 में 90% जो होता है वो नेगेटिव थॉट्स होता है और 10% पॉजिटिव थॉट्स होता है। ठीक है, और पॉजिटिव थॉट्स वो भी वैसा थॉट जो कि आप एक बार उसमें धक्का खा चुके हैं, उसको पॉजिटिव थॉट 10% वैसा होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, वहां पार्ट 2 जो आपका एनर्जी की बात हो चुका था उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमारा बात यहां तक हो चुका था कि मनुष्य का सबसे वसा वाला अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। ठीक है, फैटेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो ब्रेन है। ठीक है, क्या है? ब्रेन। और सबसे ज्यादा वसा से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो अब आइए एनर्जी की बात, मतलब मानव में भी, मानव का ब्रेन भी एनर्जी लेता है। ठीक है, मनुष्य का शरीर तो एनर्जी लेता ही है, लेकिन मानव का शरीर भी क्या करता है? एनर्जी लेता है। तो आप जो भोजन खाते हैं, ठीक है, तो भोजन जो आप ग्लूकोज खाएं, ऑक्सीजन लिए, जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O जल जो निकलता है, बैलेंस नहीं किया, बैलेंस यहाँ पर करके दिखाना नहीं है। तो और आपको जो ऊर्जा मिलता है, लगभग यहाँ से आपको 38 ATP जो ऊर्जा मिलता है, 38 ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट पड़े ना ऊर्जा। ठीक है, तो आपको भोजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्या होता है? सब स्टोर होता है। इसीलिए आप पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को का ऊर्जा का थैली भी कहा जाता है, आप इस बात जानते भी होंगे। ठीक है, तो ऊर्जा जो आपको टोटल आपको जो ऊर्जा होता है 100% जो भी ऊर्जा मिला ATP के रूप में, 100% में से जो ऊर्जा जो होता है 20%, आप भोजन खाएं, आपको जितना भी ऊर्जा मिला, ठीक है, उसमें से 20% जो आपका होता है ब्रेन यूज कर लेता है। समझ गए? सोच लीजिए, ब्रेन जो काम करता है ना, उसको 20% ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिला कि आप जो भी भोजन के फलस्वरूप आपको ऊर्जा मिलता है, उसमें से 20% कौन ले लेता है? तो आपका ब्रेन ले लेता है। समझ लगा ऐसे? चलिए अगले पॉइंट पर मारते हैं नजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पूछता भी है कि ब्रेन में कौन सा मिनरल्स, मतलब कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? ठीक है, ब्रेन में कौन सा मिनरल एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? ऑप्शन में आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया था, इसलिए मैंने ऑप्शन वाइज भी कर दिया। ठीक है, तो ब्रेन में विद्यार्थी आपका सोडियम नाम करके क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? सोडियम। आप ये बात याद रखेंगे, ब्रेन में सोडियम मिनरल्स एलिमेंट पाया जाता है, ब्रेन में सोडियम खनिज तत्व पाया जाता है। अच्छा, आगे मारते हैं। ब्रेन इज अ ऑर्गन, ब्रेन एक अंग है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है जो कोशिका जो होता है, कोशिका मिलकर के अंग बनाता है, तो ब्रेन में भी तो सेल है, ब्रेन में भी तो कोशिका है। ठीक है, तो ब्रेन एक ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन में भी क्या है? सेल है। अब ब्रेन के अंदर जो सेल होता है, ब्रेन के अंदर जो कोशिका होता है, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम कहा जाता है, मतलब हिंदी में इसको तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं। तो आपको पूछ देगा कि तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं? तो ब्रेन में जो आपका सेल होता है, ब्रेन में जो दिमाग में जो आपकी कोशिका होती है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनिएगा, मानव मस्तिष्क की इकाई को, ठीक है, मानव मस्तिष्क की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। मानव मस्तिष्क जो इकाई होता है उसके न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लगभग पूछ देगा कि यहां लिखा है 100 मिलियन इन HB, मानव के शरीर में कितना न्यूरॉन होता है? ठीक है, तो मानव के शरीर में 100 मिलियन न्यूरॉन होता है। HB का मतलब ह्यूमन बॉडी। तो मानव के शरीर में जो होता है 100 मिलियन का होता है न्यूरॉन होता है। आपने क्या क्या सीखा? ब्रेन में कौन सा मिनरल्स होता है? तो आप सोडियम होता है। कितना % एनर्जी को लेता है ब्रेन? तो
तो 20% को लेता है। ब्रेन एक प्रकार का है, अंग है, मतलब ऑर्गन है। ब्रेन में भी सेल होता है, ब्रेन के अंदर के सेल को कहा जाता है पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और ब्रेन की इकाई को, मानव मस्तिष्क की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। और मानव के शरीर में कितना न्यूरॉन होता है, तो 100 मिलियन होता है, ठीक है। बहुत स्टार वाली बात है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन। आगे देखिएगा, ये तो आप जानते हैं कि न्यूरॉन जो है एचबी का मतलब मानव के शरीर का न्यूरॉन जो है लॉन्गेस्ट सेल है। अगर पूछ देगा कि मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका अगर कोई पूछेगा तो मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? कौन सा? न्यूरॉन है ना। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका का है, न्यूरॉन है। आगे देखिएगा, न्यूरॉन में जो होता है मिनिमम रीजेनरेशन की जो क्रिया होती है, मतलब न्यूरॉन में लगभग पुनः निर्माण की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। मस्तिष्क में पुनः निर्माण की क्रिया बहुत कम होता है। और सबसे ज्यादा जो रीजेनरेशन की क्रिया पाई जाती है वो लीवर में पाई जाती है, ठीक है। ब्रेन में जो होता है सबसे कम रीजेनरेशन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। तो न्यूरॉन में मिनिमम रीजेनरेशन मतलब न्यूरॉन में पुनः निर्माण की क्रिया सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। ब्रेन मेम्ब्रेन्स को जो होता है मेनिंजिस कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन में जो, जैसे ये दिमाग है, दिमाग का ये एक लोहा जो क्रेनियम हम बताते हैं, क्रेनियम नाम करके अस्थि का बना होता है। इसके बाद एक झिल्ली होता है, क्या होता है? झिल्ली। ये ब्रेन जो देख रहे हैं ना, ये ब्रेन के बाद एक जो बक्सा है, बक्सा के बाद एक झिल्ली होता है, उसको मेनिंजिस झिल्ली कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मेनिंजिस झिल्ली। ब्रेन मेम्ब्रेन्स को जो मस्तिष्क का जो झिल्ली होता है उसको मेनिंजिस कहा जाता है। अगर मेनिंजिस क्या करता है, बाहर से जो भी वायरस वगैरह होते हैं उससे वो या कुछ हमला वगैरह होता है, अटैक वगैरह होता है, तो उससे आघात से बाहर की वायरस से मेनिंजिस क्या करता है? बचाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में मेनिंजिस नहीं रहता, कमजोर रहता, तो वही दिमाग में उसको चोट लगने पर जो होता है मेनिंजाइटिस नाम का डिजीज होता है, जिसको आप कोमा कहते हैं, ठीक है। मेनिंजिस नहीं है, अगर चोट लग गया, गहरा चोट लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस उसको कहा जाता है। अगर मेनिंजिस झिल्ली नहीं रहा या कमजोर रहा तो चोट लगने पर उसको मेनिंजाइटिस बीमारी बोलते हैं, जिसको आप कोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बहुत ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिला, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेंगे। अब इस वीडियो को एक बार, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, घुमा के जितना बार देखना है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी इसमें जो इंपॉर्टेंट जहां से मैंने बात बोला वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की पार्ट की बात करते हैं, ब्रेन का कितना पार्ट होता है, ठीक है। तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है। यहां पर देखिए फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मतलब दिमाग का भाग में पहला फोर ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। दूसरा का मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, ठीक है, जिसको मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और तीसरा का हिंड ब्रेन है, क्या है? हिंड ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। सबसे लंबी दिमाग जो होता है आपका कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट ब्रेन कौन सा आता है? तो फोर ब्रेन होता है। सबसे लंबी दिमाग अगर कोई बोलेगा तो आपका कौन सा हो गया? अग्र मस्तिष्क हो गया। सबसे छोटा दिमाग कौन सा होता है? तो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होता है। और हिंड ब्रेन तो कुछ नहीं है, हम बताएंगे क्या होता है। अच्छा देखिए, जो IIT लेवल का जो तैयारी करते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर ब्रेन का नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम पूछता है। तो फोर ब्रेन का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो देखिए यहाँ प्रोजेनसेफिलॉन, देखिए PROACN, प्रोजेनसेफिलॉन, मतलब अग्र मस्तिष्क को प्रोजेनसेफिलॉन भी कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है मिजोनसेफिलॉन, मध्य मस्तिष्क का कहते हैं मिजोनसेफिलॉन कहा जाता है। और पश्च मस्तिष्क को, हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफिलॉन, क्या बोलेंगे? रोम्बेनसेफिलॉन भी कहा जाता है। बात समझ में आया? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इतना सिर्फ याद रखिए कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे लंबा दिमाग, मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा दिमाग, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं अग्र मस्तिष्क का कितना प्रकार होता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क का जो प्रकार हो गया, अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होता है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है सेरिब्रम। तो सेरिबेलम देख लीजिए, सेरिबेलम जो है आपका वो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट है वो सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और सेरिब्रम का मतलब प्रमस्तिष्क होता है। तो सेरिब्रम आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है ना, और सेरिबेलम आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है, याद रखिएगा। तो अग्र मस्तिष्क का 3 भाग हो गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और कौन चीज? सेरिब्रम जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज और याद रख सकते हैं कि सेरिब्रम इज द लॉन्गेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है मतलब दिमाग का सबसे लंबा पार्ट सेरिब्रम होता है। अभी यहाँ पर बताए थे अग्र मस्तिष्क सबसे लंबा है, तो इसीलिए अग्र मस्तिष्क को सबसे लंबा दिमाग बोले थे। तो सेरिब्रम जो होता है दिमाग का सबसे लंबा भाग होता है। दिमाग का लगभग 2/3 भाग अकेले है। कौन सा? सेरिब्रम, ठीक है। चलिए, मिड ब्रेन का कोई प्रकार नहीं, समझ गए ना।
थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का प्रकार हुआ। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। आगे हम हिंड ब्रेन की बात बोलते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है, जिसको पस मस्तिष्क कहते हैं। तो हिंड ब्रेन 3 प्रकार का होता है, जिसको पॉन्स वेरोलाई बोलते हैं, पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, पॉन्स वेरोला बोलते हैं। अगला है मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, शॉर्ट में आप पॉन्स याद रख सकते हैं, मेडुला याद रख सकते हैं। और तीसरा का आपका सेरिबेलम, कहा है सेरिबेलम, वहां सेरिब्रम या सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क। तो पस का हो गया, देखिए अग्र मस्तिष्क का 3 प्रकार यहाँ हुआ, तो 3 यहाँ हुआ, एगो ये 4 दिमाग हो गया और 3 गो हो गया हिंड ब्रेन में, तो 4 और 3 कितना 7। तो मानव के मस्तिष्क में कितना दिमाग होता है, 7 गो दिमाग होता है, समझ गए। अग्र का 3, मध्य अकेले और पस का 3, ठीक है। तो 7 गो ब्रेन होता है, 7 ब्रेन्स होते हैं क्या में, मानव के ब्रेन में, ठीक है। तो जिसमें आपको बता दिए यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर फिगर आपको बताएं, फिगर देखिए कैसे कैसे बताएं इसे, ठीक है। फिगर को समझिए कैसे है। ये जो बीच वाला जो पार्ट देखते हैं, बीच में जो ऐसे पार्ट होता है ऐसे, इस प्रकार से, ये जो होता है ये आपका मिड ब्रेन होता है। देखिए ये मिड ब्रेन है, क्या है, मिड ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, या देखिए इसको मिड ब्रेन बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद नीचे इस प्रकार से आइएगा तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक आप मिड ब्रेन के नीचे बोलेंगे पॉन्स मेडुला, क्या है, पॉन्स मेडुला है, समझे, सॉरी क्या नाम है तो उसका, पॉन्स वेरोला, क्या नाम है, पॉन्स वेरोला, मतलब मध्य मस्तिष्क के नीचे आइएगा तो पॉन्स है, और पॉन्स के जब नीचे थोड़ा सा इसे आइएगा इस प्रकार से तो ये आपका मेडुला है, मेडुला ओब्लोंगाटा, जिसमें कि शॉर्ट में आप मेडुला याद रखिए। और पॉन्स और मेडुला का बगल भी इस प्रकार से थोड़ा सा मिलेगा फिगर टाइप का, इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर, इस प्रकार, जिसको हम लोग का सेरिबेलम कहते हैं, क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। तो देखिए यही आपका पस मस्तिष्क का इतना प्रकार है, ठीक है। पॉन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है, ठीक है। मेडुला के नीचे अगर आइएगा तो इस प्रकार जो रीढ़ की हड्डी आपकी होती है, जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, मेरुरज्जु अगर आपको एक नाम देते हैं, स्पाइनल कोड आपका नीचे होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बात समझ गए। देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं जो एक यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, पॉन्स मिला करके, मेडुला मिला करके, ठीक है, और सेरिबेलम मिला करके, देखिए एक पूंछ टाइप का बन रहा है ना, तो ये पूंछ टाइप का बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। तो आपसे पूछ सकता है कि मस्तिष्क का पूंछ किससे निर्माण होता है, तो पॉन्स से, मेडुला से और स्पाइनल कोड से होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेरिबेलम से स्टार्ट करेंगे, सेरिबेलम से हम लोग टोटल क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आए बात समझ में। चलिए, तो सेरिबेलम आपका हेडिंग होगा, यहाँ तक उतार लिए होंगे, उसके बाद सेरिबेलम हेडिंग होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक उतारने के बाद सेरिबेलम हेडिंग दीजिएगा। हाँ, तो उतार लिए, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपका जो 7 गो ब्रेन हुआ, ठीक है, 4 ब्रेन में 3 पार्ट, ठीक है, मिड ब्रेन 1 हो गया, 3 और 1 ही 4 हो गया, और जो पस मस्तिष्क हुआ, कौन सा, पस मस्तिष्क, ठीक है, जिसमें 3 हुआ, तो 3 देखिए यहाँ पर कितना पढ़ेंगे हम लोग, 3 और 1 4 और ये वाला 3 7, ठीक है, 7 और स्पाइनल कोड भी पढ़ेंगे 8, ठीक है, 8 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 8 अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पीछे से तो हम आपको स्टार्ट करते हैं सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका हेडिंग बनेगा, देखिए हेडिंग भी दिए थे, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क के बारे में हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है, यह हमारे दिमाग का सबसे छोटा उपभाग होता है, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा क्या होता है, उपभाग होता है, सबसे छोटा उपभाग होता है, ठीक है, जिसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, लिटिल ब्रेन, यहाँ पर लिखे भी होंगे, देख लीजिएगा, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फंक्शन जो होता है, फंक्शनिंग क्या होता है, कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। तो बॉडी बैलेंसिंग का कार्य इसी का होता है। अगर शरीर को संतुलन बनाए रखता है तो कौन सा, सेरिबेलम ही बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम खड़ा है, तो अगर खड़ा बनाए रख रहा है, खड़ा है, बैलेंस में है, तो कौन है, कौन कार्य कर रहा है, सेरिबेलम ही कार्य कर रहा है, सेरिबेलम कार्य कर रहा है। बैठे हैं, गिर नहीं रहे हैं, तो उसमें भी सेरिबेलम ही कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, हाथ को ऐसे था ऐसे कर दिए, ऐसे था ऐसे कर दिए, इस तरह से ऐसे कर दिए, ठीक है, मोड़ दिए, पैर को मोड़ लेते हैं, तो मसल्स में जो भी मुड़ाव वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होता है मसल्स में, ठीक है, मांसपेशियों में जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो भी मुड़ाव होता है, सब कौन मुड़ता है, सेरिबेलम ही मुड़वाता है ना। पैर को इसे मोड़ दिए, हाथ को इसे मोड़ दिए, ऐसे हाथ कर दिए, ठीक है, तो सब किसका काम है, सेरिबेलम का ही कार्य, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन कार्य करता है, सेरिबेलम ही कार्य करता है। आगे स्पीकिंग पावर कंट्रोल, हम जो बोल रहे हैं उसका कंट्रोल, बोलने की क्षमता को कंट्रोल करना, कब क्या बोलना है, नहीं बोलना है, सबका कंट्रोल जो होता है, स्पीकिंग पावर कंट्रोल, सब बोलने की क्षमता को सेरिबेलम ही कंट्रोल
करता है। अभी बोल रहे हैं रुक जाना है, रुक गए, हिंदी बोल रहे हैं अंग्रेजी बोलने लगेंगे, ठीक है, वो भी सब उसका कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम ही कर रहा है। अभी हिंदी बोलते बोलते संस्कृत बोलने लगेंगे तो सबका काम किसका, उसका सेरिबेलम का ही कंट्रोल करता है सबका, ठीक है। यहाँ पर लिखा आफ्टर एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरिबेलम, कहता है कि यदि आप ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा एल्कोहल ले लेते हैं तो सेरिबेलम का होता है प्रभावित होता है, ठीक है, सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, जिस कारण वही शराब उराब जो व्यक्ति पीता है देखे होंगे उसको ना बॉडी बैलेंसिंग होगा। अगर शराब ज़्यादा पी जाएगा तो बॉडी बैलेंसिंग भी क्या होगा, नहीं होगा, शरीर का संतुलन भी नहीं होगा, तो कभी इधर चलेगा तो कभी उधर चलेगा, देखे है ना, तो वही हमारा क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग कार्य नहीं कर पाता सेरिबेलम, ठीक है, क्योंकि शराब ज़्यादा पीने के बाद जो होता है सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा कि जब ये इफेक्ट हो जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं होगा। अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति उसको पता नहीं कने मुड़ना है, नहीं जाना है, ऐसे कहे कोई मार देगा तो उन्हीं चल जाएगा, समझ रहे करें से, तो हमारा क्या होता है, उसका भी काम नहीं करता है, और वही पता नहीं कब क्या बोलता है, नहीं बोलता है, तो उसका स्पीकिंग पावर कंट्रोल जो तो वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 2 आपको वीडियो दिया है, अभी ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 3 और पार्ट 4 भी चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।